आए दोस्तों, न्यूटन्स की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होगी न्यूटन्स की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन, समझते हैं। यहां पे देखिए, जब न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात हो रही थी तो क्या था, फोर्स का एक रिलेशनशिप बनाया हुआ था मोमेंटम के साथ, ठीक है। और एक डेफिनेशन के हिसाब से बोला गया था जी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजें हमारे सामने कंसेप्चुअली निकल कर आई थी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें। एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन अगर हम यहां पर लेते हैं तो पहली एप्लीकेशन में क्या करते हैं, ये देखिए। यहां पर मैंने क्या किया, एक क्रिकेट बॉल ले ली, ठीक है ना, और यहां पर एक हैंड ले लिया आपका, ठीक है। सो यहां पर क्या है, क्रिकेट बॉल ना बड़ी तेजी से इस हैंड की तरफ आ रही है और अपने हैंड से ना आप क्या कर रहे हो, इस क्रिकेट बॉल को, यहां पर ये जो क्रिकेट बॉल है इसमें फोर्स भी है, ठीक है। आप इस अपने हैंड से इस क्रिकेट बॉल को वांट्स टू स्टॉप द बॉल, अब बॉल को स्टॉप करना चाहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप यहां पर एक इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, मोमेंटम का मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चलती हुई चीज को रोक दो तो पता लगेगा कि चीज जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, उसमें कितना मोमेंटम भरा हुआ है। तो क्रिकेट बॉल है, मूविंग डायरेक्शन में है ये, यहाँ पे आपका जो हैंड है अभी ये रेस्ट डायरेक्शन में है, रेस्ट पोजीशन में है। क्रिकेट बॉल जो है वो मूविंग पोजीशन में, आपका हैंड जो रेस्ट पोजीशन में। क्रिकेट बॉल का एक मास होगा, एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब यहां पर जिस मास और जिस वेलोसिटी से बॉडी ये मूव कर रही है, और यहां पर आपके हैंड का क्या होगा, मास आपके हैंड का कुछ होगा, मास ऑफ हैंड, और वेलोसिटी क्या है आपके हैंड की, 0 होगी। सो यहां पर देखिए क्या होगा कि जैसे ही ये बॉल यहां से तेजी से आके इस आपके हाथ पे टकराएगी, बहुत तेजी से टकराएगी, सो आपके हाथ को यहां पर दर्द होने वाला है, थोड़ा सा आपको इंपैक्ट लगेगा, आपका हाथ पीछे की तरफ हो जाएगा, आपको थोड़ा दर्द होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, एक चीज ये समझते हैं, यहां पर आपको दर्द क्यों हो रहा है। बट अगर हम इसी चीज को दूसरे केस में देखें, मान लेते हैं इसी चीज को हम अगर ऐसे देखें कि आपने क्रिकेट बॉल को पकड़ा, बट आपने अपने हाथों को कुछ इस तरह से यहां पर लगाया कि आपने थोड़े से अपने हाथ ना पीछे को कर लिए। सो क्रिकेट बॉल का इंपैक्ट तो यहां पर भी आपके ऊपर, आपके हाथों पर आएगा, यहां पर भी फोर्स लगेगी क्रिकेट बॉल की। ऐसा नहीं है फोर्स यहां नहीं लगेगी, क्रिकेट बॉल मूविंग थी, बट आपके हाथ भी यहां पर रेस्ट पोजीशन पे नहीं थे, ये भी थोड़ा सा पीछे की तरफ हल्के से मूव स्लोली। सो ये एप्लीकेशन क्या कहती है, ये एप्लीकेशन कहती है कि अगर आप किसी भी फोर्सफुल ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर मास और वॉल्यूम भरा हुआ है, अगर आप उसको स्टॉप करना चाहते हो तो उसके मोमेंटम को आपको क्या करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो कैच करने वाला जो प्लेयर होता है वो क्या करता है, क्रिकेट बॉल को जज करता है कि जी बॉल कितनी तेजी से आ रही है। तो इसका जज करने का मतलब पता है क्या है, कि वो ये देख रहा है जी बॉल तो इतनी भारी है और कितनी तेज इंपैक्ट से आ रही है, उसी हिसाब से वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, और जैसे ही वो पीछे की तरफ खींचता है तो वो बॉल उसके हाथ में क्या होती है, चिपक जाती है एकदम से। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को एकदम से रोक दें जहां पर इंपैक्ट हाई हो, तो हमारा जो मोमेंटम है वो यहां पर बहुत तेजी से इंपैक्ट करता है। और अगर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के अंदर ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, मतलब जो मोमेंटम बॉल का था उसी हिसाब से हम अपने हाथों को ना उसी हिसाब से हम जज कराएं, तो हमें इजी हो जाता है उस बॉल को कैच करना। तो ये एप्लीकेशन क्यों है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो मोमेंटम है वो फोर्स से कितना रिलेट करता है। तो अगर आप जैसे यहां पे भी देखेंगे, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन में आ रही है, तेज एक्सेलरेशन में आ रही है, तो उसका फोर्स भी तेज होगा। बट अगर आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिससे वो इंपैक्ट होने वाला है, उस पर अगर आप थोड़ा सा उसको जज करने लगेंगे, थोड़ा सा उसको संभाल के करेंगे, तो आप उस बॉल को, उस मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। सो यहां पर इसने क्या किया, बॉल तो कैच करी है, बट मोमेंटम को उसने यहां पर जज किया है अपने हाथों से, और उसको फिर इजीली उसके हाथ में वो बॉल चिपक जाती है, ठीक है ना। बट यहीं पे फर्स्ट वाली, बस यहां वाली फिगर में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि इंपैक्ट काफी आई है, आप एकदम से उस चीज को रोक रहे हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड एप्लीकेशन पर आते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ से एप्लीकेशन में आपके सामने लेकर आता हूं। देखिए, मान ली ये बंदा ना यहां से तेजी से भाग रहा है, ठीक है, ये एक
हाई जंपर है, ये तेजी से भाग रहा है, यहाँ पर ये इसका एक मास है, इसकी एक वेलोसिटी है, तेजी से यहाँ पर ये फोर्स लग रही है जी, बहुत तेजी से भाग रहा है। ये तेजी से क्यों भाग रहा है? ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ना आपका जो सैंड ना यहाँ से शुरू होती है, आपकी सैंड यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से आपकी ना सैंड शुरू होती है, ये वाली, ये पूरी सैंड है। सो यहाँ से स्टार्ट पोजीशन होती है, जहां से वो मेजर करेगा, है ना, अंपायर मेजर करेगा, और कितनी दूर तक वो बंदा जंप करेगा वो पता चलेगा कि उसकी जंपिंग कितनी हाई है। सो इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे जोड़ेंगे? जैसे ही मास और वेलोसिटी मिल गई इस बॉडी को, तो इसमें क्या आ गया? एक मोमेंटम भर गया, मोमेंटम इसमें एक भर गया, और फोर्स तो लगी रही है, बिल्कुल मोमेंटम है तो फोर्स भी आएगी, बिल्कुल सही बात है। ये बंदा बहुत तेजी से यहां से भागेगा, ठीक है, बहुत तेजी से भागेगा 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 भागेगा, और यहां पर आकर ये एक जंप लेगा, ऐसे ऊपर से एक जंप करने की कोशिश करेगा, यहां पर आकर ये जंप बनाएगा अपनी। जैसे ही स्टार्ट पोजीशन पे आएगा, यहां पर एक लाइन होगी, यहां पर एक लाइन होगी, उस लाइन पे आते ही ये जंप करेगा। अच्छा, फिर इसकी शेप कैसी हो जाएगी? यहां से जंप किया तो देखिए इसकी शेप ऐसे हो जाएगी, यहां पर आकर ये गिरेगा। तो इसका मतलब यहां से स्टार्ट पोजीशन से इसने यहां तक ये जंप करी, ठीक है ना, ये इसकी मेजर कर लीजिए। सो इसका मतलब क्या हुआ? मास और वेलोसिटी के साथ इसको मोमेंटम मिला, इसको फोर्स मिली। सो अगर ये भागता हुआ नहीं आता, नॉट रनिंग पोजीशन में होता, तो इतना लंबा जंप नहीं कर पाता। यहां पर इसको क्या हुआ? इसको यहां से लेके यहां तक जो जंप मिली है ना, ये वाली, ये सिर्फ किसकी वजह से मिली है? इस फोर्स की वजह से। ये जो पीछे से फोर्स आ रही थी ना, इसी फोर्स की वजह से इसका मास और इसकी वेलोसिटी ने इसको उठाकर फेंका, और यहां पर आकर ये रेत में, सैंड में आके गिरा। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये भी देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है, जहां पर मास और वेलोसिटी ने मोमेंटम दिया, और मास और वेलोसिटी ने क्या दिया? इस बॉडी को यहां पर आकर एक कैसी टेंडेंसी दी? एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेट किया बॉडी को, और बॉडी जंप होते हुए देखिए कितनी ब्यूटीफुली यहां पर आकर ये बंदा गिरा। बट अगर हम इसी चीज को देखें, मान लें यहां पर रेता नहीं होता, ठीक है, और मान लेते हैं यहां पर ऐसे फ्लैट सरफेस होता, तो क्या होता? भाई जंप तो फिर भी लेता वो, बट यहां पर आकर उसको चोट लग जाती, ठीक है ना। मान लेते हैं फ्लैट सरफेस होता, तो यहां पर आकर क्या होता? इस बंदे को चोट लग जाती। क्यों? क्योंकि यहां पर इंपैक्ट उसका बहुत ही ज्यादा हाई होता, और यहां पर ये जो सैंड है, सैंड की वजह से इसकी जो मोशन आ रही थी, इसकी जो फोर्स आ रही थी, वो देखिए किस तरह से यहां पर एकदम सैंड ने इसके जो पैरों को ना यहां पे ऐसे, इसके सैंड ने इसके पैरों को यहां पे, सैंड गिरेगा इसके ऐसे पैरों से ना, यहां से सैंड ने इसके पैरों को ऐसे करके ना चिपका लिया उसके अंदर, ठीक है। बट अगर यही बंदा मान लेते हैं इस वाली पोजीशन पे ऐसे गिरता, तो यहां पर इसको बहुत ज्यादा चोट लगने वाली थी, यहां पर बहुत ज्यादा चोट लगने, क्योंकि यहां पर ना फ्लैट सरफेस था, हार्ड सरफेस था ये यहाँ पे, ठीक है। तो सैंड की वजह से इसके जो मोमेंटम है उसको कैच करने की, उसकी जो टेंडेंसी है, उसको जो पकड़ है, उसको जो जज है, मोमेंटम की जो जजमेंट है, वो यहां पर सैंड ने करी। सो इसी तरह से न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, अगर आपके पास मास और एक्सेलरेशन से भरी हुई कोई बॉडी जा रही है, सो आप उसको उसी तरीके से रोकोगे जिस तरीके से रोकना चाहिए। आप उसको इंपैक्टफुली रोकोगे, हार्ड सरफेस पे रोकोगे, तो वो, जैसे आपको पीछे वाले केस में ना हाथ पे चोट लगी थी, इंपैक्ट लगा था इस बॉल का, यहाँ वाले केस में, ऐसे ही जब आपने हाथों को पीछे लिया तो आपने मोमेंटम को जज किया। तो यहाँ पर भी जो सैंड है ये एक तरह से मोमेंटम को जज करने की कोशिश करता है और बंदे को चोट लगने नहीं देता। इस तरीके से हम न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल एप्लीकेशन ले सकते हैं। आइए इसकी थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में क्या है, ये देखिए कार है, कार के अंदर ये बंदा जा रहा है, ठीक है ना। सो कार के जब ये अंदर बंदा जा रहा है तो यहाँ पर क्या है, इसकी पूरी बॉडी की मास वेलोसिटी है, ठीक है। अब मान लेते हैं एकदम से यहाँ पर ना गाड़ी को यहाँ पर ब्रेक्स लगी एकदम से, ठीक है, ब्रेक लगी, गाड़ी को स्टॉप करना पड़ गया। सो जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगी, स्टॉप करना पड़ गया, तो अगर गाड़ी फास्ट मूविंग है, ठीक है ना, सो गाड़ी अगर फास्ट मूविंग है तो इसमें अगर इमीडिएटली ब्रेक लगता है गाड़ी का, तो क्या होता है, तो ये जो अंदर वाले भाई साहब है ना जो गाड़ी को चला रहे हैं, ये एकदम से ऐसे हिल जाते हैं, ऐसे हिल जाते हैं। इसकी सीट बेल्ट बंधी हुई है, ये ऐसे हिल जाते हैं। सो सीट बेल्ट यहाँ बांधने का पर्पस क्या है, पहले समझिए। ये बंदा देखिए हिल रहा है, जैसे ही फास्ट मूविंग गाड़ी में ब्रेक लगा ना, बंदा हिल गया ऐसे करके। सो यहाँ पर जो सीट बेल्ट लगी हुई है इस गाड़ी में,
सीट बेल्ट लगी हुई है। सो सीट बेल्ट का काम क्या है? सीट बेल्ट भाई साहब इसलिए लगाया हुआ है कि जब ये इसमें जर्क लगे, यहाँ पर जैसे ही फास्ट मूविंग कार में यहाँ पर ना एक जर्क लगेगा, जैसे ही मूविंग आ रही है आपकी, स्टॉप होगी ब्रेक से, जर्क लगेगा। सो सीट बेल्ट क्या करेगा? जो इसके अंदर भरा हुआ मोमेंटम है ना, गाड़ी के अंदर भरा हुआ मोमेंटम है, जो झटका लगा है, वो इस बंदे को झटका नहीं लगने देगा और वो इसके झटके को, जर्क को क्या करेगा? सीट बेल्ट इसके जर्क को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या किया है? जर्क क्या है? जर्क ही तो मोमेंटम है, जर्क ही तो मोमेंटम है। तो उसने मोमेंटम जो आपको मिला, मोमेंटम जो इस बंदे को, ड्राइवर को अंदर मिला, उसने इसको एकदम से पकड़ के अपने एकदम से उसको सटीक अपनी सीट पे हिलने नहीं दिया, जिससे उसको चोट नहीं लगेगी। सो इस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन यहाँ भी समझ सकते हैं, ठीक है। बट अगर यही गाड़ी स्लो चल रही होती, ठीक है ना, स्लो चल रही होती तो आपको इतने की जरूरत थी नहीं भाई, आप धीरे से ब्रेक, स्लो चल रही होती, जैसे ब्रेक लगता तो गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती, इसको जर्क नहीं लगता। बट क्योंकि वेलोसिटी जो थी, फास्ट मूविंग कार थी, ये फास्ट मूविंग कार थी, ठीक है ना, तो इसमें वेलोसिटी क्या थी? हाई थी। वेलोसिटी हाई थी तो मोमेंटम भी हाई रहा होगा। मोमेंटम हाई मतलब एक्सेलरेशन भी काफी हाई था गाड़ी का। बट जैसे ही सडन ब्रेक लगी, सडन ब्रेक लगी तो गाड़ी का क्या हुआ? ये बंदे पर जर्क आया। जर्क मतलब मोमेंटम को अब इसने कन्वर्ट किया, तो मोमेंटम एब्जॉर्ब होना चाहिए किसके थ्रू? सीट बेल्ट के थ्रू, ठीक है ना। सो इस तरीके से मोमेंटम की एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लेके सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करके सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं।